नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। बात आज किसानों की भी होगी और जवानों की भी बात होगी, क्योंकि इन सब के मद्देनजर आज करगिल का दिन याद आता है। क्योंकि करगिल का विजय दिवस तो मनाया जाता है 26 तारीख को, लेकिन 24 तारीख की रात ही वो थी जब आखिरी असॉल्ट किया गया था। उसके 36 घंटे बाद ऐलान हुआ था। तो आज का दिन भी कई मायनों में महत्वपूर्ण है। 3 तस्वीरें स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहले बात जवान और कश्मीर की हो रही है। एक तरफ 1989 सड़क पर आतंकवाद खुले तौर पर लहराता था। सीमा पर जो हमला हुआ, जो जीत मिली करगिल की, 1999 का जिक्र है। और लेकिन आज की तारीख में 2015 में हालात बदल चुके हैं। तो आतंक की बदलती तस्वीर दस्तक में बात जरूर होगी। और इसके अलावा जो बात होने वाली है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। सत्ता बदल जाती है लेकिन जुबान एक सरीके सी क्यों रहती है। एक वक्त बीजेपी जिस जुबान में बात करती थी, आज कांग्रेस उसी जुबान में बात करती है। उस वक्त कांग्रेस को जिस बात को लेकर आपत्ति थी, आज बीजेपी को उसी बात को लेकर आपत्ति है। मतलब इसके क्या निकाले जाए, टटोलने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि नारा तो वही दिया गया है कि जय जवान और जय किसान। बात कहीं से शुरू कीजिए। बीते दिनों ना कहिए, लगभग 8 महीने से हर जुमे के दिन झंडा नजर आता है पाकिस्तान का। आगे बढ़ा तो फिर वो ISIS का, और फिर फिलिस्तीन भी जुड़ गया। और आज के जुमे यानी शुक्रवार के दिन कुछ ऐसा ही नजारा घाटी में। ये संकेत किस बात के हैं, जबकि दिल्ली से लगातार चेतावनी भी दी जाती है। मैंने कल जाकर जम्मू कश्मीर में कहा है कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन हिंदुस्तान की धरती पर पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बर्दाश्त कर सकता हूं। कल जाकर 2 शब्दों में दिल्ली की चेतावनी के बावजूद कश्मीर में हालात दिल्ली की पहुंच से बाहर हैं, या फिर कश्मीर में आतंकवाद का नया चेहरा पहली बार 2 ध्रुवों से मिलकर बनी मुफ्ती बीजेपी सरकार का ही लाभ उठा रहा है। और ये खतरनाक हालात इसलिए कहीं ज्यादा खतरनाक हो चले हैं क्योंकि दिल्ली को मुफ्ती सरकार पर रश्क है और घाटी में लहराते ISIS के झंडे पहली बार पाकिस्तानी आतंकवाद से आगे की लकीर इसी दौर में खींच रहे हैं। खासतौर से झंडा लहराते चेहरे ढके युवाओं के और 25 बरस पहले लश्कर या हिजबुल का नाम लेकर हथियार लहराते युवाओं में खासा फर्क आ चुका है। अब जिन हाथों में ISIS का झंडा है, उनकी उम्र बताती है कि पहली बार जब घाटी में आतंकवाद ने दस्तक दी थी तब इन युवाओं का जन्म ही हुआ होगा। और उसके बाद से घाटी बदलती चली गई। तमाम युवा मदरसों से नहीं, स्कूल कॉलेजों से निकले हुए हैं या कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी से दुनिया की हर जानकारी रखे हुए हैं। यानी इन्हें पता है कि ISIS का मतलब हिजबुल मुजाहिदीन या लश्कर तौयबा नहीं है, बल्कि इस्लामिक राष्ट्र के कट्टरवाद को खुला समर्थन देकर आने वाले वक्त में तमाम देशों को आतंकवाद से आगे की चुनौती देना है। By accept putting these flags up because they want to tell, wake the people up, wake the nation up, think of us. जबकि दिल्ली का नजरिया घाटी के आतंकवाद को लेकर अब भी बदला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी झंडे और पाकिस्तानी नारों को ही आतंक के रूप में देखा जा रहा है। और घाटी में मौजूद सेना भी ISIS के झंडे को उतना गंभीर नहीं मान रही। 4 occasions in Srinagar and one occasion in Shopia. So yes, people, all the agencies are keeping a watch for that. तो घाटी के बदलते हालात को दिल्ली ही नहीं, वादी में मौजूद सेना भी समझ नहीं पा रही है। और असर इसी का है कि आज एक के बाद एक 3 धमाकों से जिस तरह टेलीकॉम कंपनियों के शोरूम और टावरों पर भी हमले हुए, उसने भी आतंक के नए चेहरे के उभरने के संकेत दे दिए। And Mufti Saab's government is not thinking how to save the situation, going again back to 90. The youth is now educated and wanting to take the gun. क्योंकि खास बात यह है कि इन आतंकी हमलों में यह ध्यान रखा गया कि धमाकों की चपेट में आम जनता ना आ जाए। इसीलिए श्रीनगर के करण नगर इलाके में मौजूद एयरसेल के शोरूम में आज दोपहर 11:30 बजे 2 लोग घुसे और वहां काम कर रहे लोगों से शोरूम छोड़कर बाहर चले जाने को कहा। और इसके बाद आतंकवादियों ने ऑफिस के भीतर ग्रेनेड फेंक दिया। एयरसेल के शोरूम से 500 मीटर दूर वोडाफोन के शोरूम पर भी कुछ ही मिनटों बाद इसी तरीके से ग्रेनेड से हमला किया गया। और आधे घंटे बाद तीसरा हमला श्रीनगर के शहीदगंज इलाके में BSNL टावर पर हुआ।
यानी आतंक का नया चेहरा टेक्नोलॉजी के जरिए अपने होने वाली धड़पकड़ को लेकर भी सचेत है। और नए युवा जिस आतंक की तरफ प्रेरित हो रहे हैं वो ये मानकर चल रहे हैं कि खून और हिंसा से आगे की सोच लानी होगी। इसीलिए पहली बार हिजबुल ने अपने एक सदस्य को इसलिए बर्खास्त कर दिया क्योंकि मोबाइल टावर पर हमलों के दौरान आम जनता को नुकसान हुआ था। यानी आतंक का नया चेहरा खून और बंदूक नहीं, उस दिमागी फितूर को देख रहा है जहां तक दिल्ली अभी सोच नहीं पा रही। अब सरकार भी मानती है कि आईएसआईएस का झंडा कश्मीर में बार बार फहराना चिंता का विषय है। और साथ ही साथ जिस चीज ने जम्मू कश्मीर सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी चिंतित किया है वो है स्थानीय युवकों का, वो भी पढ़े लिखे और जानने वाले युवकों का आतंकवाद में शामिल होना। कैमरामैन रूफ अहमद के साथ अशरफानी, द्रास आज तक। मुश्किल इतनी बार नहीं है। करगिल 1999, उससे 10 बरस पहले रूबिया सईद का अपहरण और सड़क पर आतंक, लेकिन इन सब के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार और उस पार के हालात के बीच दिल्ली की पहल और अमेरिकी पहल। समझने की कोशिश कीजिए किस हालात में स्थितियां जा रही हैं। आज ही के दिन करगिल में जीत मिली थी, लेकिन 16 बरस बाद भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की जमीन से आतंकी दस्तक थमी नहीं है। और भारत के सामने अब भी यह चुनौती ही है कि सीमा पार से फायरिंग हो या आतंकी घुसपैठ, उसे रोका जाए तो कैसे रोका जाए। लेकिन इन सब के बीच भी अमेरिका को लग रहा है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए अच्छा काम किया है। तो पहली बार कोलेशन सपोर्ट फंड के नाम पर अमेरिका पाकिस्तान को $337 मिलियन यानी तकरीबन 2128 करोड़ रुपए देने जा रहा है। और खास बात यह है कि एक तरफ गृह मंत्रालय से लेकर खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट बताती है कि सीमा पर पाकिस्तानी सेना ने ही सीज फायर तोड़ने और आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ कराने का रास्ता लगातार बनाया है। और दूसरी तरफ अमेरिका मान रहा है कि पाकिस्तानी सेना ने अलकायदा और दूसरे आतंकी संगठनों के खिलाफ सफल ऑपरेशन किया है। हालांकि अमेरिका वजीरिस्तान के कबीलाई इलाकों को लेकर पाकिस्तान को मदद कर रहा है, लेकिन अमेरिकी आर्थिक मदद का ही असर है कि भारत की सीमा पर पाकिस्तानी सेना की एक दूसरी सक्रियता नजर आती है। और शायद इसीलिए पहली बार मोदी सरकार ने भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर सेना को बसाने की एक नई कवायद शुरू की है। और उसके शुरू होते ही विवाद भी शुरू हो गया। दरअसल रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर की तरफ से बीजेपी सांसद तरुण विजय को भेजे इस खत ने मुफ्ती सरकार के सामने भी कई सवाल खड़े किए हैं। असल में रक्षा मंत्री ने तरुण विजय के उस प्रस्ताव पर सहमति जता दी है कि जम्मू कश्मीर में फौजियों को रहने के लिए जमीन दी जानी चाहिए। और विचार के लिए जम्मू कश्मीर सरकार को भी ये खत भेज दिया गया, जिसमें बकायदा कहा गया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब अगर फौजियों को जमीन दे दी जाती है तो पाकिस्तान की हर हरकत पर फौजी तरीके से नजर भी रखी जा सकती है और घाटी की डेमोग्राफी भी बदली जा सकती है। और साथ ही फौजियों को कश्मीर से लगाव भी हो जाएगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ तैनाती के लिए फौजी आते हैं, लेकिन जब उन्हें घर मिल जाएगा तो रहने के लिहाज से कश्मीर उन्हें अपना लगेगा। कम से कम जो 3 साल तक कश्मीर में तैनात रहा और अगर कश्मीर में वह मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए तो उनके नेक्स्ट जो रिश्तेदार हैं, उनके पत्नी, उनके बच्चों को वहाँ पे अपनी पसंद के किसी शहर में जमीन मिले। लेकिन सवाल कश्मीर में धारा 370 के चलते राज्य से बाहर का कोई शख्स जमीन न खरीद पाने की स्थिति को भी देखने का हो चला है। लेकिन तरुण विजय और सरकार जो दांव खेलना चाहती है उसमें पीओके में पाकिस्तान की तरफ से फौजियों को रणनीतिक तरीके से बसाने का जिक्र भी किया गया है और घाटी की डेमोग्राफी ठीक करने का प्लान भी है। लेकिन इस प्रस्ताव से नेशनल कॉन्फ्रेंस खफा है तो हुर्रियत नेता भी विरोध पर उतर आए हैं। बहुत ही अफसोसनाक स्टेटमेंट है और अपनी पार्टी की तरफ से मैं यही कहना चाहूँगा कि जम्मू एंड कश्मीर एक स्पेशल स्टेट है। यहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट लॉज है, तो सिर्फ यहाँ के डोमिसाइल जो हैं, जो यहाँ के स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, वही ज़मीन खरीद सकते हैं और उन्हीं को ज़मीन बेची जा सकती है। यानी एक तरफ भारत सीमा पार से आतंकी और सैनिक पहल को लेकर परेशान है तो दूसरी तरफ अमेरिकी पहल पाकिस्तान को सैनिक मदद में बढ़ोतरी कर रही है, क्योंकि वो आतंकवाद के खिलाफ ज़र्ब-ए-अज़्म सैन्य अभियान से खुश है। और खबर यह भी है कि अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान को 33 करोड़ 70 लाख डॉलर की सहायता भी दी जाएगी। यानी लाइन ऑफ कंट्रोल को लेकर भारत के सामने मुश्किल उसी दिन निकली है जिस दिन
करगिल पर जीत मिली थी और 16 बरस बाद आतंक का एक नया चेहरा घाटी में खड़ा हो चला है। सीमा पर तैनात जवानों को लेकर दिल्ली किस रूप में सोचता है और कश्मीर के भीतर के हालात क्या हैं, यह तो एक तस्वीर है। दूसरी तस्वीर किसानों की। स्क्रीन पे जरा पढ़ना शुरू कीजिए, एक दो नहीं 1450 नाम। ये सभी ने खुदकुशी की, ये किसानों के नाम है। लेकिन जरा कल्पना शुरू कीजिए कि जिन नामों को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर ये कहा जाए इन्होंने खुदकुशी इसलिए की क्योंकि इसमें बहुतेरे नपुंसक, बहुतेरे प्रेम में फंस गए, तो आपके दिल में क्या बीतेगी। दरअसल ये जिक्र और किसी ने नहीं, कृषि मंत्री ने किया है एनसीआरबी डाटा के तहत। जो सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक है और उसके कारण के रूप में ये कारण बताना, ये देश के अन्नदाता का अपमान है, सदन को गुमराह करना है और उनके विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। और भाजपा को चाहिए इसमें माफी मांगना, क्योंकि जो उन्होंने मुद्दे गिनाए हैं जिनके कारण किसान प्रचार कर रहा है, वो मुद्दे तो किसानों से बहुत दूर है। किसान तो अब किसान प्यार में मरेगा, बांझपन में मरेगा, आत्महत्या करेगा। अगर ये सब मुद्दे तो क्या, किसान मौत के कारण मुख्य है, जो उनके ऊपर कर्जा है, जो उनको उपज का मूल्य नहीं मिल रहा है। दरअसल राज्यसभा में यह लिखित बयान गया कृषि मंत्रालय की तरफ से, तो हमने भी सोचा ऐसी कौन सी वजह है कि दरअसल एनसीआरबी का जो डाटा है उसका जिक्र कृषि मंत्री कर रहे हैं, लेकिन सच क्या है, यकीन जानिए झूठ कहा जा रहा है। वो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, वहां से जो विवरण प्राप्त हुआ वो उत्तर में दिया गया है और उसमें भी बहुत साफ है कि जो आत्महत्या हुई अन्य कारणों से कितने हुई, क्या क्या कारण थे। तो कृषि मंत्री का दावा है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के आधार पर ही किसानों की खुदकुशी की वजह नपुंसक होना और प्रेम प्रसंग बता रहे हैं, लेकिन हकीकत में यह सच नहीं है, या सीधे कहें कम से कम यह तस्वीर एनसीआरबी बिल्कुल नहीं बताता, क्योंकि एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 2.1% किसानों ने शादी से जुड़ी समस्याओं की वजह से खुदकुशी की। इसमें तलाक भी शामिल है और विवाहेतर संबंध भी और दहेज भी। और जिस नपुंसक होने का जिक्र किया गया, दरअसल किसानों की खुदकुशी को लेकर राज्यसभा तक में कर दिया गया, वह इम्पोर्टेंसी शब्द तो पूरी रिपोर्ट में कायदे से कहीं है ही नहीं। हाँ, 13.2% किसान बीमारी की वजह से खुदकुशी जरूर करते हैं, लेकिन इसमें एड्स, कैंसर, पागलपन और लंबी अवधि से चली आ रही बीमारी का जिक्र है। लेकिन किसानों को लेकर देश भर में बहस जिस तरीके से उनके कर्ज लेने और फसल को लेकर चल रही है, असल में वही सबसे बड़ी वजह है और तकरीबन 40% से ज्यादा किसान इसी वजह से खुदकुशी करते हैं। बाकी छोटी छोटी वजहों का जिक्र जिस रिपोर्ट में किया गया है एनसीआरबी की, उसका जिक्र आपके स्क्रीन पर है। यानी इस देश में किसान लगातार मर रहे हैं और सरकारी दस्तावेजों में बीते साल किसानों की खुदकुशी का आंकड़ा यहां आकर ठहरा, यानी 5650। लेकिन इन मौतों का तमाशा कृषि मंत्री ने ही बना दिया जब उन्होंने राज्यसभा में लिखित जवाब देते हुए ये लिखा कि दरअसल वजह नपुंसक होना और प्रेम प्रसंग है। तो अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने जो आंकड़ा दिया और उस आंकड़ा में भी बहुत साफ है कि किसानों की आत्महत्या बिल्कुल अलग कॉलम है और नीचे में है, और उसमें इस बात का कहीं जिक्र नहीं है जिस बात की चर्चा करते हैं। वैसे एनसीआरबी की जिस रिपोर्ट को कृषि मंत्री ने आधार बनाया, उस रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े हैं, क्योंकि पहली बार एनसीआरबी ने खुद इस रिपोर्ट का ऑडिट नहीं किया। राज्यों ने जो आंकड़े दिए वैसे ही रख दिए और 5 राज्यों ने तो आंकड़े दिए ही नहीं। दरअसल यूपीए से लेकर एनडीए तक की सरकार चाहती रही है कि किसानों की खुदकुशी की वजह खेती का संकट ना दिखाई दे, जो कि आज सबसे बड़ा सच हो चला है। यानी किसान की फसल बर्बाद हो गई, मुआवजा नहीं मिला, उसके घर में शादी है या बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा, 2 जून की रोटी का सवाल हो गया और कर्ज में डूबे किसान के सामने मुश्किल हो गई कि घर से निकले तो कैसे निकले, और इन्हीं वजह से उसने खुदकुशी कर ली। ध्यान दे तो एनसीआरबी की रिपोर्ट में तकरीबन 40% से ज्यादा का जिक्र अगर इसी बात को लेकर है, तो क्या वजह है कि दरअसल कृषि मंत्रालय की तरफ से जो रिपोर्ट निकलकर राज्यसभा तक पहुंची, उसमें इस बात का जिक्र नहीं किया गया। संसद में मंत्रियों से जो सवाल पूछे जाते हैं, उसका जवाब आमतौर पर विभागों के अधिकारी बनाते हैं, लेकिन मंत्रियों से ये उम्मीद की जाती है कि उन जवाबों पर गौर करेंगे जो उनके नाम से दिए जा रहे हैं। किसानों की आत्महत्या जैसे संवेदनशील मामले पर जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना जवाब लिखा गया है, वो वाकई हैरान करने वाला है, खासतौर पर इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को देश का अन्नदाता कहते हैं। कैमरामैन विनोद के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक।
ये कल्पना के वाकई पर है, अन्नदाता के नाम पर देश में सियासत होगी। राहुल गांधी देश भर में घूम रहे हैं, लेकिन उसका अगला मुश्किल सवाल यह है, राहुल गांधी देश भर में घूमे और राहुल गांधी के पुतलों को लेकर सत्ता देश भर में घूमे, क्योंकि सत्ता को लगने लगा है राहुल गांधी जो कह रहे हैं, जो कहा जा रहा है वो एकदम गलत है। पहले सुन लीजिए क्या कहा नितिन गडकरी ने। राहुल गांधी जी ने एक प्रकार से देश के विदेश मंत्री को इस प्रकार से अपमानित करके देश का अपमान किया है और उन्हें देश की जनता की माफ़ी मांगनी चाहिए और इस प्रकार की बातें करना उनको शोभा नहीं देता। अगर ऐसी बातें होती रहेगी तो दुर्भाग्यवश उनके खिलाफ भी क्रिमिनल डिफेमेशन की सूट डालकर इनके ऊपर कार्रवाई करनी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी तुरंत माफ़ी मांगे और अपने शब्दों को वापस ले, अन्यथा उनके ऊपर भी हमको सोचना पड़ेगा कि क्या कठोर कार्रवाई उसके ऊपर करनी चाहिए। सरकार की तरफ से चिताया जा रहा है आपराधिक मानहानि का मामला आपके खिलाफ दर्ज कर दिया जाएगा। हमें लगा कुछ पन्नों को पलटें और उस वक्त चलें जिस वक्त यूपीए की सरकार थी और बीजेपी विपक्ष में थी। आज बीजेपी सत्ता में है और वो मानहानि की जिक्र कर रही है, लेकिन जब वह विपक्ष में थी, जरा सुनिए उस जुबान की भी बात सुनिए, उस वक्त क्या कहा जाता था। सीधे सीधे देहाती भाषा में कहूं, इस अलॉटमेंट में कांग्रेस पार्टी को मोटा माल मिला है, मोटा माल। चाहे वो श्रीमान पवन बंसल हो या श्रीमान अश्विनी कुमार हो, इनको बचाने की कोशिश बड़ी बेशर्मी से क्यों की जा रही है? क्योंकि जैसे ही ये हटेंगे सीधी आंच प्रधानमंत्री पर आएगी। देश चाहते हैं कांग्रेस परफॉर्म करे, मगर वो कह रहे रिफॉर्म करो, पहले तुम पहले परफॉर्म करो बाद में रिफॉर्म करो। भाई कुछ करके दिखाओ। पवन बंसल जी के नाम पर उनके रिश्तेदारों ने करोड़ों रुपए की घूस ली है और पवन बंसल मंत्री बने हुए हैं, उनको एक मिनट के लिए भी मंत्री नहीं रहना चाहिए। ये भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी की मांग है। रेवेन्यू तो जरूर आया है, लेकिन वो सरकारी खजाने में नहीं आया, वो कांग्रेस पार्टी के खजाने में आया है। आपने जितना भी आपके ऊपर आरोप आ रहे, देश भर में गंभीर आरोप आ रहे कांग्रेस के ऊपर और सरकार के ऊपर, एक मौनी बाबा के रूप में आप खुद देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, किसी के ऊपर कुछ एक्शन लेने के लिए आपके पास, आपके पार्टी के पास कोई हिम्मत नहीं है। दोनों सदनों में मांग एक ही है कि वाड्रा के संबंधित कंपनियों की कोर्ट के निगरानी में जांच हो। नैतिकता की बात नहीं, उनके खिलाफ क्रिमिनल केस करना चाहिए और जल्द से जल्द इस जांच को पूरी करके अगर उनको जेल में भी डालना पड़े तो जेल में डालना चाहिए। जब आदमी सवालों के जवाब से खुद बेआबरू होने की चिंता करता है तो खामोशी पसंद करता है। वास्तव में सवाल इतने तीखे थे प्रधानमंत्री जी कि इनके जवाब देकर आप स्वयं बेआबरू होते। दरअसल ये देश ऐसा था नहीं, देश ऐसा है नहीं। देश तो अपने मिजाज में दुनिया में श्रेष्ठ माना जाता है। जय जवान जय किसान नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया और उस वक्त उन्होंने मनोज कुमार को बुलाया था और कहा था एक फिल्म बनाइए जिसमें जवान का जिक्र भी हो और किसान का जिक्र भी हो। और संयोग ऐसा देश के हालात आपने देख लिए, लेकिन इन सब के बीच आज मनोज कुमार का जन्मदिन भी है।